हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में जड़त्वाघूर्ण, बलाघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध पढ़ेंगे। ठीक है। जड़त्वाघूर्ण, बलाघूर्ण, जड़त्वाघूर्ण आई, बलाघूर्ण टाउ और कोणीय त्वरण एल्फा में संबंध हमें ज्ञात करना है। ठीक है। और रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है। तो हिंदी के साथ साथ मैं इंग्लिश भी राइट कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है आप आगे पढ़ें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इंग्लिश में। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जड़त्व आघूर्ण, बलाघूर्ण और कोणीय त्वरण, ये तीनों चीज़ों में हम संबंध ज्ञात करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम संबंध सीखेंगे, कैसे जो है इनका जो है संबंध सॉल्व करते हैं, कैसे फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ में आप लोग जो है नोट्स भी बनाते चलिए। ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम जो है आपको प्रॉब्लम ना हो, आप तैयारी कर सकें। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। माना माना कोई दृढ़ पिंड, मैं अभी आपको फिगर देकर समझाता हूँ, पहले राइट कर लिया जाए। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। माना कोई दृढ़ पिंड, माना कोई दृढ़ पिंड बल आघूर्ण टाउ, बल आघूर्ण टाउ, बल आघूर्ण टाउ के अंतर्गत किसी अक्ष ठीक है, माना कोई दृढ़पिंड, एक दृढ़पिंड ले लिया। ठीक है, जिसका बलाघूर्ण टाउ के अंतर्गत किसी अक्ष के परितः, किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है। क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। ठीक है, रोटेशनल मोशन कर रहा है भाई, घूर्णन गति कर रहा है। घूर्णन गति कर रहा है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि माना कोई दृढ़पिंड ले लिया, एक दृढ़पिंड इतना बड़ा ले लिया। ठीक है, इतना छोटा सा। ठीक है, और वो बलाघूर्ण टाउ के अंतर्गत, बलाघूर्ण टाउ के अंतर्गत किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। ठीक है, पिंड का कोणीय त्वरण एल्फा है। क्या? पिंड का कोणीय त्वरण एल्फा है। क्या है भाई? जो पिंड का कोणीय त्वरण है वो क्या है? एल्फा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मैं आपको फिगर अभी दिखाऊंगा, जस्ट इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलिए मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। ठीक है, और फिगर समझा भी देता हूँ। इसमें देख लीजिए, मैंने क्या बताया यहाँ पर, मैंने क्या माना था अभी थियरी में, क्या लिखा था भैया कि माना कोई दृढ़पिंड, ये हमारे पास एक दृढ़पिंड है। ध्यान से समझते रहिएगा, फिर ये नहीं कि ये सर मेरे समझ में नहीं आया। ठीक है, माना कि कोई दृढ़पिंड, ये एक दृढ़पिंड है। ठीक है, और एक ये रिजिड बॉडी है। ठीक है, और इस दृढ़पिंड का जो है बलाघूर्ण टाउ के अंतर्गत, क्या? बलाघूर्ण टाउ के अंतर्गत जो है ये जो है किसी अक्ष के परितः, ये किसी अक्ष के परितः जो है, ठीक है, ये एक्सिस है कि नहीं? अक्ष है। ठीक है, तो इस अक्ष के परितः जो है ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। ये देखो यहाँ पर रोटेशनल का साइन लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, मतलब रोटेशनल मोशन कर रहा है। ठीक है, घूर्णन गति कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भैया
इसका बताया गया क्या कि यहाँ पर कोणीय त्वरण क्या है भैया, अल्फा है। ये क्या है, कोणीय त्वरण है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, कोणीय त्वरण है। ठीक है, अब हम आपको आगे थोड़ी सी थियोरी अब लिखते हैं, फिर इसके बाद आपको समझाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम माना, यहाँ पर मानना पड़ेगा क्या, चलिए यहाँ से लिखते हैं माना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माना जो दृढ़ पिंड है, ठीक है, माना पिंड के विभिन्न, क्या, विभिन्न, ठीक है, माना पिंड के विभिन्न, अलग अलग मतलब, ठीक है, विभिन्न कणों, माना पिंड के विभिन्न कणों के द्रव्यमान, माना पिंड के विभिन्न कणों के द्रव्यमान m1, m2, m3, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे लास्ट तक है। ठीक है, तथा मतलब ये अनंत तक जा सकता है। ठीक है, तो माना पिंड के विभिन्न कणों के द्रव्यमान m1, m2, m3 अप टू डॉट 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 करके, ठीक है, तथा अप टू n तक है। ये क्या तक, इनफाइनाइट तक नहीं, n तक। ठीक है, तथा इनकी घूर्णन अक्ष, तथा इनकी ये जो द्रव्य, जो ये कण हैं, जो कणों के द्रव्यमान हैं, जहाँ पर ये कण स्थित है और इस कण का द्रव्यमान ये है। ठीक है, तो कणों का, ठीक है, जहाँ पर कण है, कण की जो है इनकी घूर्णन अक्ष से दूरी जो है, घूर्णन अक्ष से दूरी जो है वो क्रमशः कितनी होगी भैया, m1 का r1 हो जाएगा, m2 का r2 हो जाएगा, m3 का r3 हो जाएगा। ठीक है, कॉमा डॉट डॉट इसका भी हो जाएगा। वैसे ही समझ गया ना। ठीक है, इतना सारी चीज़ें लिख लेंगे आप, 100% लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया इतना। ठीक है, अब भैया चूंकि यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो हम लिख रहे हैं, चूंकि पिंड कैसा है भैया, खोखला तो है नहीं, है ना, तो पिंड जो है दृढ़ है। क्या है, पिंड दृढ़ है। ध्यान से समझिएगा, पिंड यहाँ पर दृढ़ है, रिजिड बॉडी है। ठीक है, तो इसलिए अतः यहाँ पर इसके सभी कण, ठीक है, जो दृढ़ पिंड है, दृढ़ पिंड के सभी कण, मतलब इसके सभी कण, सभी कणों, बहुत सारे कण है ना, तो कणों, ठीक है, कणों के कोणीय त्वरण, क्या भैया, कोणीय त्वरण, ठीक है, कोणीय त्वरण, समझ रहे हैं ना, कोणीय त्वरण समान होंगे। कोणीय त्वरण क्या होगा, समान होगा। ठीक है, कोणीय त्वरण समान मतलब अल्फा ही होगा। ठीक है, परंतु क्या भैया, ध्यान से सुनिएगा, जो रेखीय त्वरण होगा, रेखीय त्वरण जो होगा कैसा होगा, रेखीय त्वरण भिन्न भिन्न होंगे। क्या होगा भैया, भिन्न भिन्न होंगे। ओके, अंडरस्टैंड। मैंने क्या बताया, माना, ठीक है, क्या, माना पिंड के विभिन्न कणों के द्रव्यमान m1, m2, m3 डॉट डॉट, तथा इनकी घूर्णन अक्ष से दूरी क्रमशः r1, r2, r3 डॉट डॉट है। चूंकि पिंड दृढ़ है, इसलिए अतः इसके सभी कणों के कोणीय त्वरण समान होंगे, अल्फा होंगे, परंतु रेखीय त्वरण जो होगा वो भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं फिगर फिर से।
क्या भैया, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिगर में। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि जो विभिन्न कण हैं यहाँ पर देखिए। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि माना था मैंने कि एक दृढ़ पिंड माना था। पहले ध्यान से सुनते रहिएगा, मैं पहले पॉइंट की चर्चा कर रहा हूँ। माना, मैंने क्या माना था कि माने हमारे पास एक दृढ़ पिंड है, एक रिजिड बॉडी है, यहाँ से लेकर के ये पूरा एक क्या है, रिजिड बॉडी है, दृढ़ पिंड है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर आपको संतुष्टि के लिए ये लिखे देता हूँ एरो लगा के, ये एक दृढ़ पिंड है। ठीक है, दृढ़ पिंड है, रिजिड बॉडी है। ठीक है, कैसी बॉडी है, रिजिड बॉडी है भाई। ओके, और यहाँ पर एक ये एक्सिस है, अक्ष है। ठीक है, और ये जो है किसी अक्ष के परितः जो है ये घूर्णन गति कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कोणीय त्वरण अल्फा है। इतनी सारी चीजें बताई गई थी। ठीक है, इसके बैक करके आप देखेंगे तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताया था भी। ठीक है, जस्ट इसके पहले थोड़े। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे, फिर मैंने क्या माना था कि माना जो दृढ़ पिंड है उस पिंड के विभिन्न कण यहाँ पर देखिए। एक कण ये है m1 द्रव्यमान है जिसका, दूसरा कण यहाँ पर है जो कि m2 द्रव्यमान है, तीसरा कण यहाँ पर है, ये भैया कण दिख रहा है आपका, यह m3 द्रव्यमान है इसका। ठीक है, तो इस तरह डॉट डॉट करके बहुत सारे जो है यहाँ पर नीचे तक आप चले आएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे कण इसमें जो है, इस दृढ़ पिंड में बहुत सारे कण मिलेंगे आपको। हम कहते हैं n कण से भी ज्यादा। ठीक है, तो आप अगर किसी दृढ़ पिंड को आप खंड करेंगे, बहुत बड़ा खंड है ये, मान लीजिए बहुत बड़ा दृढ़ पिंड है ये। ठीक है, आपको यह फिगर में दिख रहा है बहुत छोटा। ठीक है, तो दृढ़ पिंड ले लिया हमने, एक एक्सिस है। ठीक है, वो अक्ष पर किसी अक्ष के परितः जो है घूर्णन कर रहा है, कोणीय त्वरण अल्फा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इस दृढ़ पिंड के अनेक कण हैं। ठीक है, बहुत सारे कण हैं और उन कणों के जो है द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो पहले कण का द्रव्यमान m1, दूसरे कण का द्रव्यमान m2, तीसरे कण का द्रव्यमान m3 अप टू डॉट डॉट, चौथे का होगा m4, पांचवें का m5 अप टू डॉट डॉट करके। ठीक है, फिर इसके बाद इसी तरह, अब फिर इसके बाद मैंने क्या बताया कि जो दृढ़ पिंड, ये दृढ़ पिंड है पूरा भैया। ठीक है, ये दृढ़ पिंड है और दृढ़ पिंड में अनेकों कण हैं, छोटे छोटे कण। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कण हैं m1, m2, m3। ठीक है, इस दृढ़ पिंड के छोटे छोटे कण हैं। मान लीजिए जैसे एक आपने ईंट का पत्थर ले लिया इतना बड़ा और आपने फेंका तो उसके छोटे छोटे कण हो जाएंगे, तो वो कण हुए और वो पूरा एक जो ईंट रहा वो एक दृढ़ दृढ़ है, बिल्कुल रिजिड ईंटा है। ठीक है, दृढ़ है पूरी तरह से। ठीक है, सॉलिड टाइप जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर कहा क्या गया कि दृढ़ पिंड और दृढ़ पिंड के छोटे छोटे कण हैं इसके अंदर। ठीक है, तो छोटे छोटे कण हैं जिसका पहले कण का द्रव्यमान m1, दूसरे कण का द्रव्यमान m2, तीसरे कण का द्रव्यमान m3 अप टू डॉट डॉट m4 होगा, m5 होगा। ठीक है, इस तरह के, तो जैसे ही कण होंगे उनके सारे कंटिन्यू लगातार जो है नंबर्स होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अब ध्यान से सुनिए, ये एक एक्सिस है, अक्ष है ना, जो कि घूर्णन गति कर रहा है। ठीक है, तो अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है भाई। तो यहाँ पर इनकी घूर्णन अक्ष ये है, तो घूर्णन अक्ष से कण की दूरी कितनी है, तो घूर्णन अक्ष से कण की दूरी r1 है। m1 कण का जो है घूर्णन अक्ष से दूरी r1 है, m2 कण का घूर्णन अक्ष से दूरी r2 हो गया भैया, और m3 कण का घूर्णन अक्ष से दूरी कितनी है, r3 है। ठीक है, इसी तरह नीचे डॉट डॉट करके आएंगे तो घूर्णन अक्ष का m4 होगा भैया कण, और m4 कण से घूर्णन अक्ष की दूरी r4 हो जाएगी। इसी तरह डॉट डॉट करके चले जाएंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया जो कि हमने माना था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिगर अगर आप समझ गए तो आप थियरी जरूर लिख लेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम m1 द्रव्यमान के कण के लिए निकालेंगे वैल्यू। ठीक है, m1 द्रव्यमान के कण के लिए निकालेंगे वैल्यू। चलिए लिखते हैं, m1 द्रव्यमान
के कण के लिए M1 द्रव्यमान के कण के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर M1 द्रव्यमान के कण के लिए हम वैल्यू निकालेंगे, तो सिमिलरली उसी प्रकार M2 का हो जाएगा, M3 का हो जाएगा, ठीक है, वैसे ही वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो M1 द्रव्यमान के कण के लिए हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भैया अभिकेंद्र त्वरण जो होगा, अभिकेंद्र त्वरण जो होगा वो R1 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अभिकेंद्र बल जो होगा M1 R1 ओमेगा स्क्वायर, ये फार्मूले हैं। अगर आपने फार्मूला नहीं पढ़ा तो आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, रोटेशनल मोशन प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा ये सारे फार्मूले आपको, ठीक है। स्पर्श रेखीय त्वरण, और अगर आपको प्लेलिस्ट में अगर नहीं जा पा रहे हैं तो आपको हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं आप वीडियो को, ठीक है। और स्पर्श रेखीय बल, स्पर्श रेखीय बल, ये यहाँ पर स्पर्श रेखीय बल हो गया M1 R1 और अल्फा के, ठीक है। ये स्पर्श रेखीय त्वरण हो गया और ये स्पर्श रेखीय बल हो गया, ठीक है। तो ये फार्मूले जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने फार्मूले नहीं पढ़ा तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब हम जिस इसके आगे बढ़ते हैं, तो फार्मूले हमने देख लिए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं। अब हम घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन अक्ष के परितः त्रिज्य बल का बल आघूर्ण, त्रिज्य बल का बल आघूर्ण त्रिज्य बल का बल आघूर्ण शून्य होगा, शून्य होगा, क्योंकि यह घूर्णन अक्ष से गुजरता है, क्योंकि यह घूर्णन अक्ष से गुजरता है। क्या, जो घूर्णन अक्ष था ना, आपने फिगर में देखा है, तो घूर्णन अक्ष के परितः जो त्रिज्य बल का बल आघूर्ण वो शून्य होगा। क्यों होगा भैया? क्योंकि ये घूर्णन अक्ष से गुजरता है। किससे? घूर्णन अक्ष से ही गुजरता है, ठीक है। तो घूर्णन अक्ष के परितः जो है स्पर्श रेखीय बल का बल आघूर्ण क्या होगा, चलिए देखते हैं। क्या कह रहा भैया कि घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन अक्ष के परितः स्पर्श रेखीय बल क्या, घूर्णन अक्ष जो है, घूर्णन अक्ष के परितः स्पर्श रेखीय बल का बल आघूर्ण स्पर्श रेखीय बल का बल आघूर्ण टाउ, क्या, टाउ, टाउ बराबर क्या होगा भैया, यहां पर लिख रहे हैं हम बल गुणे बल की क्रिया रेखा, बल की क्रिया रेखा की अक्ष से
लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, बल गुणे बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या होगा भैया, बल क्या था मैंने देखा था अभी, m1 r1 अल्फा गुणे जो बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी क्या थी भैया, m1 का r1 था ना, m2 का r2 था, m3 का r3 था, m4 का m4, ठीक सॉरी m4 का r4 है ना, इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, r1 यहाँ पर भी है, r1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r1 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो m1 r1 स्क्वायर अल्फा के। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको मिल गई यहाँ से, तो भाई क्या होगा, अतः यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं, क्या आया भैया, बलाघूर्ण क्या आया, m1 r1 स्क्वायर अल्फा के। तो हम क्या कहने जा रहे हैं भैया यहाँ पर, अतः m1 द्रव्यमान, हम m1 द्रव्यमान के लिए निकाल रहे थे ना m1, तो m1 द्रव्यमान के m1 द्रव्यमान के कण पर, m1 द्रव्यमान के कण पर कार्यरत, m1 द्रव्यमान के कण पर कार्यरत परिणामी, क्या भैया, परिणामी बल आघूर्ण, परिणामी बल आघूर्ण टाउ1 निकला है भैया हमारे पास, m1 r1 स्क्वायर अल्फा के। ठीक है, और इसको हम समीकरण बना देते हैं भैया एक। ठीक है, समीकरण एक बन गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। मैंने क्या बताया था अभी, आपसे बताया था जस्ट पहले कि अमूमन द्रव्यमान के कण के लिए निकाल रहे हैं टाउ1, तो इसी प्रकार जो है सिमिलरली, इसी प्रकार m2 m3 डॉट डॉट करके, इसी प्रकार जो है m2 m3 डॉट डॉट करके इसी प्रकार m2 m3 अप टू डॉट डॉट करके द्रव्यमान के कण पर कार्यरत परिणामी बलाघूर्ण परिणामी बल आघूर्ण क्या होगा भैया, परिणामी बल आघूर्ण। ठीक है, तो भैया यहाँ पर कार्यरत परिणामी बल आघूर्ण भैया m2 m3 का इसी प्रकार हो जाएगा जैसे हमारा टाउ1 था, टाउ1 का क्या था, m1 r1 स्क्वायर अल्फा था, तो टाउ1 m1 r1, समझ गए ना, तो ये m1 कण का था ये। ठीक है, m1 द्रव्यमान के लिए था, अब m2 द्रव्यमान के लिए क्या होगा, इसी तरह है, तो इसी तरह क्या होगा भैया, टाउ2 बराबर m2 r2 स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ओके, इसको भी हम समीकरण बना देते हैं भैया, नेक्स्ट दूसरा समीकरण बन जाएगा, समझ गए ना। अब हम m3 का इसी तरह लिखेंगे भैया, जैसे टाउ2 का हो, m2 का हो गया, वैसे हम m3 का लिखेंगे टाउ3 बराबर m3 r3 स्क्वायर अल्फा, ये समीकरण बन जाएगा 3 नंबर। ठीक है,
ये हो गया, ठीक है। तो टाउ 1, टाउ 2 और टाउ 3, ठीक है। अब अप टू डॉट डॉट करके हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब हम जस्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना आप लोग कि टाउ 1 का जो है m1r1² अल्फा हो गया समीकरण 1 में, ठीक है। इसी प्रकार m2m3 का जो है टाउ 2 m2 के लिए टाउ 2 बराबर m2r2² अल्फा हो जाएगा दूसरा समीकरण। टाउ 3 इसी तरह m3 का टाउ 3 बराबर m3r3² अल्फा बराबर तीसरा समीकरण हो गया, ठीक है, अप टू डॉट डॉट करके, ठीक है। चूंकि हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, थियोरी में लिखना पड़ेगा, ये जो फार्मूले हमने लिखे हैं यहाँ पर थियोरी में हमें लिखना पड़ेगा, समझ गए ना आप लोग। हमें थियोरी में भी लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि केवल फार्मूले निकाल दिए बस हो गया, ठीक है, इक्वेशन समीकरण बना दिए हो गया। यहाँ पे हमें लिखना होगा चूंकि सभी कणों पर, ये फिजिक्स है भैया, फिजिक्स में थ्योरी जरूर रहती है। सभी कणों, ध्यान से समझते रहिएगा, इसमें याद रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। सभी कणों पर कार्यरत, सभी कणों पर कार्यरत बल आघूर्ण, सभी कणों पर कार्यरत बल आघूर्ण घूर्णन अक्ष, घूर्णन अक्ष के अनुदिश, घूर्णन अक्ष के अनुदिश एक ही दिशा में, क्या भैया, एक ही दिशा में, समझ रहे ना बात को, एक ही दिशा में ऊपर की ओर, किधर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर है, समझ रहे ना। कह रहे हैं चूंकि यहाँ पर जो सभी कण हैं, कणों पर जो कार्यरत बलाघूर्ण है और बलाघूर्ण का घूर्णन अक्ष के जो अनुदिश है वो एक ही दिशा में है, और वो जो एक दिशा में है वो ऊपर की ओर है, ठीक है। अब अतः, अतः पिंड, अतः पिंड पर कार्यरत, पिंड पर कार्यरत, क्या भैया, पिंड पर कार्यरत परिणामी बल, पिंड पर कार्यरत परिणामी बल, आप लोग नोट्स बनाते चलिए साथ में, ठीक है। परिणामी बल आघूर्ण, परिणामी बल आघूर्ण इसके, इनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा, क्या, इनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा, बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ओके, अंडरस्टैंड। यहाँ पर समझ में आ गया, ये बता रहे हैं कि पिंड पर जो कार्यरत परिणामी बल आघूर्ण है इनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार यहाँ पर क्या, चिन्ह परिपाटी यूज करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर चिन्ह परिपाटी के अनुसार लिखना पड़ेगा, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, अगर आपको चिन्ह परिपाटी पढ़ना है तो अगर आप लोग रिकमेंड करें तो आप लोगों को जो है वीडियो में बनाकर चिन्ह परिपाटी का भी दूंगा, ठीक है, ताकि आप उससे भी सीख सके कुछ, अगर आप कुछ स्टूडेंट्स जैसे नहीं जानते हैं तो उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सभी कणों का चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होगा, यहाँ पे लिखना पड़ता है क्या भैया कि सभी कणों पर, सभी कणों पर बल आघूर्ण, क्या, बल आघूर्ण धनात्मक है, धनात्मक है, ओके, अंडरस्टैंड। अतः, अतः
पिंड पर कार्यरत बलाघूर्ण समीकरण एक दो और 3 से अतः पिंड पर कार्यरत बलाघूर्ण समीकरण 1, 2 और 3 से हमें क्या मिलेगा भैया, यहाँ पर टोटल निकालेंगे तो टाउ बराबर m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस m3 r3 स्क्वायर अल्फा प्लस डॉट डॉट करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ कॉमन मिल रहा है हमें। अल्फ़ा यहाँ पर भी, अल्फ़ा यहाँ पर भी, अल्फ़ा यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अल्फ़ा कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर समेशन लगा सकते हैं भैया हम। ठीक है, तो m r स्क्वायर और अल्फ़ा यहाँ पर। ठीक है, तो अब डॉट डॉट ख़त्म हो गया क्योंकि समेशन लग गया ना। ठीक है, तो यहाँ पर टाउ बराबर हमें क्या मिला, समेशन m r स्क्वायर अल्फ़ा के। ठीक है, अब इसको हम समीकरण, कहाँ तक समीकरण बना था भैया, 3 तक बना था, ये समीकरण हम बना देते हैं 4। ठीक है, चौथा समीकरण हो गया। परंतु यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या, जानते हैं हम, परंतु हम जानते हैं कि समेशन m r स्क्वायर बराबर होता है आई के। क्या होता है, आई के, जो कि क्या है, पिंड का घूर्णन अक्ष, पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः, पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण है। क्या है, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि समेशन एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई सीधा होकर के यहाँ पर रख देते हैं तो ठीक है, वो रखिए, लेकिन अगर आई बराबर यहाँ पे लिख देंगे पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, तो अगर आप पेपर में लिखते हैं आंसर, ठीक है, अगर आप आंसर सटीक देते हैं और उसके साथ में अगर उसका शब्द का अर्थ भी अगर पता चल जाएगा टीचर को, जो कॉपी चेक करता है इंटर में, ठीक है, तो अगर आप पूरा अच्छे से अगर आप डिराइव करें फार्मूले को और उसमें शब्द का अर्थ का मतलब यही हुआ कि आई, तो हम जानते हैं कि जड़त्व आघूर्ण है। ठीक है, पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण है आई। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं तो और अच्छे मार्क्स, मतलब जितने मार्क्स का रहता है उसमें मार्क्स फिर कटते नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए पूरी तरह से हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें तब डिराइव करते समय सारी चीज़ें डिस्क्राइब करनी पड़ती हैं। ठीक है, थियोरी भी। ठीक है, ये नहीं कि जो है केवल फार्मूले लिख दो, डिराइव कर दो, बस हो गया। ठीक है, और साथ में नोट्स बनाते चलिए आप लोग। अब यहाँ पर हम यहाँ पर क्या किए कि ये जो समेशन एम आर स्क्वायर बराबर आई है हम जानते हैं, तो ये समेशन एम आर स्क्वायर के स्थान पर समीकरण 4 में समेशन एम आर स्क्वायर के स्थान पर हम आई रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 4 से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण 4 से, सॉरी रोमन अंक में लिखा है तो रोमन अंक में लिखा जाए। समीकरण 4 से हमें प्राप्त होता है क्या मिलेगा भैया, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है,
भाई समेशन एम आर स्क्वायर के स्थान पर आई रख दिया यहाँ पर, ठीक है, तो हमें क्या मिला, आई अल्फा के, ठीक है। ये हमारा फार्मूला हो गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है भाई, ठीक है। बल आघूर्ण टाउ, जड़त्व आघूर्ण आई और कोणीय त्वरण अल्फा में ये क्या हो गया, संबंध का फार्मूला है ये, ठीक है। इसको हम समीकरण बना देते हैं 5 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको और भी लिख सकते हैं, ठीक है। अतः, ठीक है, अतः यहाँ पर टाउ बराबर आई अल्फा मिल गया हमें, ठीक है। अब यहाँ पर हम, मैंने क्या बताया, शब्द के साथ साथ अर्थ अगर लिख दिया जाए तो और भी टीचर जो है और अच्छे मार्क्स देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि बल, टाउ क्या है भाई, बल आघूर्ण है, बराबर आई क्या है, जड़त्वाघूर्ण, है ना, और गुणे अल्फा क्या है भाई, कोणीय त्वरण। समझ गए ना बात को हमारे, ये है शब्द का मतलब, शब्द के साथ साथ अर्थ लिखना, ताकि जो एग्जामिनर अगर आपकी कॉपी चेक करे ना तो आपको अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, इससे अच्छी नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जहाँ टाउ बराबर बल आघूर्ण, ये संकेतों के अर्थ है, ठीक है। टाउ बराबर बल आघूर्ण, आई बराबर जड़त्व आघूर्ण और अल्फा बराबर कोणीय त्वरण। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लिख रहे हैं तो एग्जामिनर और अच्छे मार्क्स आपको देगा, ठीक है। इससे आपकी पहचान बनती है कि हाँ स्टूडेंट्स ने कुछ पढ़ाई की है इस साल, ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लिखने जा रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से सुनिएगा। टाउ वेक्टर की दिशा जो है, यहाँ पर टाउ वेक्टर की दिशा वही है जो अल्फा वेक्टर की है, अतः सदिश रूप में भी इसे लिखा जा सकता है ना, तो सदिश रूप में हम लिख रहे हैं भाई, तो अतः सदिश रूप में भाई क्या हो जाएगा कि टाउ वेक्टर बराबर आई अल्फा वेक्टर के, ओके। ये क्या है, बलाघूर्ण, जड़त्वाघूर्ण और कोणीय त्वरण में जो है सदिश रूप है, ये संबंध में सदिश रूप है ये फॉर्मूला का, ठीक है। और इसको समीकरण में बना देता हूँ 6 नंबर, ओके। यह समीकरण रेखीय गति के समीकरण, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ये पूछने लगता है कि किसका रूप है ये, ठीक है। तो यह समीकरण या किसके तुल्य है, तो ये भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि यह समीकरण रेखीय गति के समीकरण एफ वेक्टर बराबर एम ए वेक्टर, एफ वेक्टर बराबर एम ए वेक्टर के तुल्य है, समझ गए ना। ये जो सदिश रूप है इसका जड़त्वाघूर्ण, बलाघूर्ण और कोणीय त्वरण का जो सदिश रूप है, जो इनका संबंध है, ये जो है रेखीय गति के समीकरण एफ वेक्टर बराबर एम ए वेक्टर के तुल्य है ये समीकरण, ठीक है।
तो यहाँ पर आपने देख लिया इसका संबंध भी कैसे प्रूव करते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे डिराइव करते हैं फार्मूले को। ठीक है, तो आपने वीडियो के माध्यम से रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, इनके बीच जो है आप संबंध निकालना सीख गए होंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को कि अगर आप लोग नोट्स बनाते चलें तो आपको एग्ज़ाम टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये चीज़ जो है कि ताकि आप एग्ज़ाम टाइम जो है आप अच्छे से तैयारी कर सकें। एग्ज़ाम टाइम नोट्स की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि नोट्स रहता है तो वही चीज़ें नोट्स में रहती हैं जो इम्पोर्टेंट रहता है और सही रहता है, सटीक रहता है। और ऐसे क्या है कि भाई इजी नोट ले लिया एग्ज़ाम टाइम, भाई पेपर के समय क्वेश्चन बैंक ले लिया, बस उसी से तैयारी कर ली, तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेकिंग भी रहती है। इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है ताकि कुछ स्टूडेंट्स जो है जैसे उनके पास पैसे की प्रॉब्लम, कोचिंग ना पढ़ सकें, ठीक है, तो उस तरह के स्टूडेंट्स के लिए जो है फ्री क्लास हैं, ये आप आराम से पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पे। और मेरे चैनल पर अभी आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल बटन पर प्रेस करिएगा, तब उसके बाद आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी वीडियो की मिल जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर।